आप अब की बार अपने खेतों के अंदर नरमा कपास की बिजाई करने जा रहे हो तो भैया मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आप अपने खेत के अंदर नरमा कपास की बिजाई करोगे तो जैसे पिछले 2 सालों के अंदर हमारे देश में नरमा कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा कम निकला था, कहीं ना कहीं आप अब की बार अपनी नरमा कपास का उत्पादन है ना वो पिछले 2 सालों की तुलना में ज़्यादा निकाल पाओगे। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा नरमा कपास की बेस्ट 5 वैरायटी वो होंगी जो मैं खुद लगाता हूं या फिर मेरे आसपास में जो बड़े किसान हैं कपास की, जो बड़े स्तर पर बुआई करते हैं, उनका एक्सपीरियंस साझा करूंगा। साथ ही किस खेत के अंदर किस वैरायटी को लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे देश के अंदर किसान है ना वो भेड़ चाल चलते हैं। एक वैरायटी अगर मेरे पास के किसान के खेत के अंदर बढ़िया निकली है तो पूरा गांव है ना उसी वैरायटी की तरफ चल देगा, जबकि उसको ये नहीं पता है कि भैया उस खेत के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर था, उस खेत की ताकत किस तरह की थी, तेरे खेत की ताकत किस तरह की है। तो मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस वैरायटी को किस खेत के अंदर लगाना चाहिए। साथ ही खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से रासायनिक खाद है उनको अपन को बेसल डोज में बुआई करने से पहले डाल देना चाहिए, कितनी मात्रा में डाल देना चाहिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। जिस खेत के अंदर अब की बार कपास की बिजाई करने जा रहे हो और उसके अंदर आप पिछले लगातार 2-3 सालों से कपास की बिजाई करते आ रहे हो तो अब की बार उसके अंदर कपास की बिजाई मत कीजिए भैया, क्योंकि अगर आप एक ही फसल लगातार एक ही खेत के अंदर लगाते जाओगे, क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाओगे तो डेफिनेटली आपकी कपास का फसल का उत्पादन है वो कम निकलेगा। साथ ही बीमारियों का जो अटैक है ना वो भी कहीं ना कहीं दूसरे खेतों की तुलना में ज़्यादा होगा। तो भाई सबसे पहले तो अपन को यही ध्यान रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर खेत के अंदर अपन एक बार कपास की बिजाई करें या फिर 2 साल लगातार बिजाई कर सकते हैं। और 2 साल भी अगर अपन कपास की लगातार बिजाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी अपन को कुछ कार्बनिक मैटर है ना वो खेत के अंदर कुछ ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा हमें। अगर अपन खेत के अंदर बिजाई करने से पहले देसी खाद डाल लेते हैं, सड़ा गड़ा गोबर वाला खाद अगर अपने खेत के अंदर डाल लेते हैं, चाहे आप 1 एकड़ जमीन के अंदर हल्का हल्का बिल्कुल ऊपर एक लेयर बना दीजिए देसी खाद की। भाई देसी खाद है ना कपास फसल के अंदर एक तरह से मैं बताऊं आप लोगों को तो अमृत का काम करता है। अगर आपके पास देसी खाद नहीं है, और बहुत से किसान तो ऐसे होते हैं बहुत बड़े एरिया के अंदर कपास की बिजाई करते हैं, पशु है अपने घर के अंदर थोड़े कम हैं, या फिर बाहर से अगर देसी खाद लेकर आए तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो भाई देखो दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये जो हमारी सरसों का जो भूसा है ना, जो सरसों का वेस्ट है, भाई इसको आप थोड़ा थोड़ा अपने खेत के अंदर बुरकाव कर दो। इसको बुरकाव करने के बाद अपने खेत की जुताई कर दो, फिर ऊपर से आप पड़ेवा कर दो। ये बिना देसी खाद का ही काम करेगा एक तरह से, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। मतलब आपके खेत के अंदर ना ऑर्गेनिक जो मैटर है ना उसको ये कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। जितना ज़्यादा आपके खेत में कार्बनिक मैटर होगा, देसी खाद होगा या फिर ये इस तरह का कोई भी आपका जो सरसों का भूसा है या फिर जौ का बहुत सी जगह पर जो भूसा होता है उसको भी फैला देते हैं, ये आपके खेतों के अंदर अच्छे से होगा, उतना ही ज़्यादा है ना पौधा आपका जोर लगाएगा शुरुआत में जब वो जर्मिनेट होगा ना, और फिर आखिरी टाइम तक भी ना वो बहुत एकदम हरा भरा रहेगा। उसके अंदर जो उखेड़ा वाली प्रॉब्लम आती है ना आगे चलकर और पौधा है ना पूरी तरह से सूख जाता है, वो उन खेतों के अंदर बहुत कम आएगा। अब जुताई करने के बाद फिर अपन को करनी इसके अंदर पड़ेवा करने के बाद जैसे हमारा खेत जुताई के लिए तैयार हो जाए, अब बात रही दोस्तों रासायनिक खाद की। भाई रासायनिक खाद अपन कौन सा डाले इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन को फॉस्फोरस भी डालना है। फॉस्फोरस में आप ले सकते हो लगभग 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में बिजाई कर दीजिए या छिटक मार दीजिए। फिर बात आती है इसके अंदर पोटास की, तो म्यूरेट ऑफ पोटास है ना वो भी अपन को शुरुआत के अंदर ही बेसल डोज में ही लगभग 25-30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास भी अपन को डाल देनी है। फिर बात आती है इसके अंदर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन है ना वो भी अपन को 20 किलो लेके अपने खेत के अंदर डाल देनी है। अगर आप अपने खेत के अंदर डाल सको तो इसमें आप सल्फर जो 90% वाली होती है ना वो भी 3 किलो डाल सकते हो अपने खेतों के अंदर। भाई अब इसके अलावा फिर बात आती है इसके अंदर जिंक की। जिंक है ना वो बहुत ज़रूरी है, और जिंक हमारे देश में अधिकतर खेतों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। और बहुत से किसान नहीं 80% किसान है ना
वो जिंक शुरुआत में बेसल डोज में नहीं डालते भैया, और बाद में फिर वो फोलियर स्प्रे में डालते हैं, या फिर बाद में जब हमारी फसल उस टाइम पर जब टीटे आ रहे होते हैं ना, टिंडों के टाइम पर हमारी फसल पीली हो जाती है, पत्ते झाड़ देती है, तो उन खेतों के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी होती है और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। तो आप अगर हो सके ना तो जिंक और मैग्नीशियम भी आप इस टाइम पर डाल दीजिए। और मात्रा बताऊं मैं आप लोगों को, तो पर एकड़ के हिसाब से 21% वाली जो जिंक है वो ले लो आप 7 किलो से 10 किलो, और मैग्नीशियम सल्फेट है ये भी आप लगभग 10 किलो ले लो, और इनको भी आप अपने खेत के अंदर बेसल डोज में ही दे दो भैया, ताकि हमारा जब पौधा जर्मिनेट हो ना तो वो सभी पोषक तत्वों से परिपूर्ण ज़मीन से वो बाहर निकल के आए, और जितना ताकतवर हमारी ज़मीन होगी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर होगा, साथ ही ये रासायनिक खाद होंगे, सारे जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनकी अवेलेबिलिटी होगी ना हमारे खेत में, तो पौधा जैसे ही जर्मिनेट होगा भैया, एक तरह से जैसे हष्ट-पुष्ट बच्चा पैदा होता है ना, उसी तरह से पौधा ज़मीन से निकलेगा और उसके अंदर बीमारी भी कम आएगी और वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर अच्छे से नीचे तक जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, खेत की तैयारी तो हमारी हो चुकी है। अब बिजाई करते वक्त हमें कौन सी सावधानी रखनी? अब बिजाई करते वक्त हमें ये सावधानी रखनी कि हमें बिजाई करनी शाम के वक्त। शाम के टाइम अगर हम अपने खेतों के अंदर बिजाई करेंगे, और बिजाई भी आपको कौन सी करनी है, अगर हो सके तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आप बिजाई कीजिए। अगर आप पूर्व से पश्चिम बिजाई करते हो और दूसरे दिन अगर तेज़ गर्म हवाएँ अगर दिन में चल गई, तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि खेत के अंदर जो आपकी नमी है ना, हो सकता है वो सूख जाए और जो हमारा बीज है ना वो जर्मिनेट ना हो पाए। अब बात करते हैं भाइयों बीज की मात्रा, और फिर बात करेंगे अपन वैरायटी की, कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए। अब बीज की बात ऐसी भाई, एक पैकेट जो बीज आता है ना नरमा कपास का, उस बीज को अपन को 1 एकड़ ज़मीन में लगाना है। अब 1 एकड़ ज़मीन के अंदर किसान बहुत से तो ऐसे होते हैं कि 2-2 पैकेट भी लगा देते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि अपन जो वैरायटी लगा रहे हैं ना वो लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम वाली वैरायटी है। उसकी बिजाई करने के बाद आप देखोगे ना कि बहुत से पौधे हैं ना बहुत लंबे बढ़ जाते हैं, और बाद में उनमें फल आता है। बहुत सी वैरायटी होती है वो छोटे टाइम की होती है, कम पीरियड टाइम की होती है। उनके अंदर जैसे अपन बिजाई करते हैं तो वो जैसे ही अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है ना, उसी वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ वो टिंडे लेके चलती है, और वो कम दिनों की वैरायटी होती है, उसके अंदर अपन आसानी से उनको चुग भी सकते हैं। तो जो छोटी वैरायटी होती है ना, जैसे मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, उनकी बीज मात्रा आप थोड़ी ज़्यादा रख लीजिए। जो होती है ना लॉन्ग पीरियड वैरायटियाँ होती है, जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो लंबी बढ़ती है, आप लोगों को पता होगा, उनकी थोड़ी मात्रा है ना वो थोड़ी कम रखनी है। और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो एक तो ज़मीन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी ज़मीन के अंदर ताकत कितनी है, और साथ ही वैरायटी के ऊपर। तो भाई अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी के ऊपर। तो देखो भाई वैरायटी की बात ऐसी है, पिछले 2 सालों से किसी भी एक वैरायटी ने, किसी भी एक पर्टिकुलर वैरायटी ने ऐसा नहीं है कि एकदम रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया हो। बहुत से किसानों से मैंने जब बात की, जो प्रोग्रेसिव किसान है, बड़े स्तर के ऊपर कपास की बिजाई करते हैं, और कपास के अंदर वो काफ़ी अच्छा खर्च भी करते हैं, खादों के अंदर भी खर्च करते हैं और स्प्रे के अंदर भी खर्च करते हैं, और उनका विशेष फोकस होता है कपास के ऊपर। तो भाई मैं पूरा सब कुछ ये रिसर्च करने के बाद ना मेरे सामने आई 4 से 5 वैरायटियाँ जिनका ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। उनका परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया रहा, जैसे कि 10 एकड़ ज़मीन के अंदर एक पर्टिकुलर वैरायटी लगाई गई, उस पर्टिकुलर वैरायटी का 7 एकड़ ज़मीन के अंदर बढ़िया उत्पादन निकला, 3 एकड़ ज़मीन के अंदर कम उत्पादन निकला, तो वो वैरायटी बढ़िया है भाई। 3 एकड़ के अंदर हो सकता है कि उस बंदे ने, उस किसान ने, एक तो टाइम है ना वो गलत चुना हो। अभी भी मैं बताऊँ ना आप लोगों से, तो अभी देखो गेहूँ की ना अभी कटाई चल रही है, और लगभग आज अगर मैं बात करूं तो आज है 11 अप्रैल, और 11 अप्रैल तक मैंने बहुत सी जगह पर देखी कपास की बिजाई ना किसान बहुत अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं। उनके तो जब जैसे ही खेत खाली हुए, चाहे वो सरसों के हो या फिर गेहूं के खेत खाली हुए, वो तो एकदम तभी लग के ना उसके अंदर करके पड़े हुआ और तुरंत प्रभाव से बिजाई कर दी कि भैया तेरा तो उत्पादन अब की बार ना सबसे ज़्यादा निकलेगा, लेकिन भाई सबसे कम निकलेगा। देख कपास का ना सही समय कौन सा होता है, कपास का सही समय होता है 20 अप्रैल से लेके और 10 मई के बीच में। जो किसान कपास की बिजाई करता है उसको उत्पादन बढ़िया ही बढ़िया निकलता है। पिछले साल का उठा के देख लो, उससे पिछले साल का उठा के देख लो, उससे और पिछले सालों को उठा के देख लो आप ट्रेंड। तो बात कर रहे थे ना अपन वैरायटी की, कि वैरायटी कौन सी बढ़िया है और कौन सी वैरायटी का पिछले साल बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो पहले नंबर के ऊपर जो वैरायटी रही है ना वो रही US 51। अगर आप अगेती बिजाई करने जा रहे हो, आपके खेत चाहे हल्के हों या भारी हो, कैसे ही खेत हो, US 51 का जो उत्पादन है ना भाई, वो मेरे हिसाब से
बढ़िया निकला था पिछले साल। अगर मैं पिछले साल और उससे पिछले साल की बात करूं, इसके अंदर जो गुलाबी सुंडी है ना वो भी कम आई थी। साथ ही इसके अंदर जैसे ही पौधा ग्रोथ करता है अपने साथ वो टिंडे लेके चल देता है। टिंडों का जो वजन होता है वो भी बढ़िया होता है। मेरे खेत के अंदर भी थी, मैंने मई के अंदर लगभग 20 मई को इसकी बिजाई की थी, बढ़िया उत्पादन हुआ था। इसके अलावा जो बढ़िया उत्पादन हुआ है वो है अजीत की 177 वैरायटी। इसका भी उत्पादन ओवरऑल 10 खेतों की अगर अपन बात करें तो 7 खेतों के अंदर बढ़िया निकला है भाई। तीसरी अगर अपन बात करें तो तीसरे नंबर पर आती है राशि की 926 वैरायटी भाई। इसका उत्पादन भी जैसे कि राशि की पहले 2 वैरायटी आती थी, उनका उत्पादन बहुत तगड़ा होता था, जिनके खेत बहुत तगड़े होते थे, नहरी ज़मीन होती थी, एकदम चिकनी ज़मीन होती थी, वो लगाते थे 773। और 773 को उत्पादन कई वर्षों तक लगातार सबसे ऊपर एकदम सिरमौर रहा है भैया। तगड़े खेतों के अंदर, हल्के खेतों के अंदर तो ये इतना खास उत्पादन नहीं देती है। और अब 776 वैरायटी का भी पहले 2 साल पहले की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया उत्पादन निकलता था, लेकिन अब देख रहे हैं ना अपन 2 सालों से, तो ये जो 776 773 वैरायटी है ना कहीं इनका उत्पादन कम हुआ है। इसके अलावा एक और वैरायटी है, ये मैंने अपने खेतों के अंदर लगाई नहीं भैया, बाकी किसानों से जो फीडबैक हमें मिले हैं ना उसके आधार पर बता रहा हूँ। टाटा की दिग्गज वैरायटी, उसका भी उत्पादन पिछले साल ठीक ठाक निकला था। नई कोई वैरायटी कोई कंपनी अब की बार लॉन्च करती है तो उसको अगर आप लगाने जा रहे हो तो किसी के बहकावे में ना आए, छोटे से एरिया में लगा के देखें आप, क्योंकि कंपनियां है ना हो सकता है आपको बड़े बड़े सपने दिखा दे कि ये वैरायटी है, इसके अंदर बिल्कुल भी इसके अंदर गुलाबी सुंडी नहीं आएगी, इसके अंदर उखेड़ा नहीं आएगा, ये वैरायटी है ये बिल्कुल एक नए तरीके से बनाई गई है। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, अपने छोटे एरिया के अंदर लगा के देख लो, अगर आपको बढ़िया वो वैरायटी लगे तो अगले साल उसको ले सकते हो। अगर हमारी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।